तो लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दिए थे ना, एटॉमिक रेडियस स्टार्ट किए थे एंड उसमें टाइप्स ऑफ रेडियस में आयनिक रेडियस लिखे थे, है ना। आज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोवेलेंट रेडियस हेड डालनी है सर। चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, देखो कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज covalent radius is defined as covalent radius is defined as one half the distance between between the nuclei of two covalently bonded atoms, nuclei of the two covalently bonded atoms of the same element in a molecule. It is defined as the one half the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms of the same element in a molecule. Okay? It is generally used for non-metals. It is generally used for non-metals. क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल ही बनाते हैं ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, थोड़ा बहुत पढ़े ना 10th में। इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बैठ के पढ़ो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, है ना, दोनों शेयरिंग करेंगे। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा, ये भी अपना नहीं देने वाला, क्योंकि दोनों को एक ही चाहिए ना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये दोनों करेंगे शेयरिंग, अब ये दोनों इसका भी है, अब ये दोनों इसका भी, समझ रहे हैं। तो अब देखो इनके बीच में ओवरलैपिंग हुआ है। यहाँ स्ट्रक्चर कैसा बनता है पता है, एटम तो स्फीयर होता है ना, बट जब दोनों एटम आपस में ओवरलैप करेंगे तो वो स्फीयर नहीं रह जाएगा। अब वो किस टाइप का शेप बनेगा, ध्यान देना। कैसा, जैसे दो अंडों को अपन फोड़ दे रहा, आते अंडा सब, दो अंडों को फोड़े फ्राइंग पैन में, और जैसा वो दिखता है ना बस वैसे ही शेप बनेगा। दिखता है ना ऐसे, ऐसे ये एक येलो पार्ट, ऐसे एक अंडे का येलो पार्ट यहाँ दिखेगा, दूसरे अंडे का येलो पार्ट यहाँ दिखेगा, और बाकी ये इसको ऐसे कवर कर देंगे। ऑब्जर्व किए कभी? हाँ, पीनट जैसे पीनट होता है, ठीक है, वैसा उसका शेप हो जाएगा। मतलब ये प्योर स्फीयर नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इस स्फीयर का कुछ पार्ट ऐसा ओवरलैप है और इस स्फीयर का कुछ पार्ट ऐसा ओवरलैप है। हाँ, मतलब ऐसे बने हुए एक्चुअली, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इसके दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालो और उसको आधा कर दो, दैट विल बी नोन एज कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप दोनों डिस्टेंस निकालोगे तो दोनों एटम का रेडियस हो जाएगा ना, बट हमें तो एक एटम का रेडियस चाहिए, यही तो आपका एटॉमिक रेडियस है। तो कोवेलेंट रेडियस को क्या बोलते हैं, इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, समझ रहे हैं, पर वो भी सेम एलिमेंट होना चाहिए। आप सोचो कि मैं ये काम HCl के साथ करूं तो नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि H छोटा है, क्लोरीन बड़ा है। यहाँ आप आधा करोगे तो नहीं समझ में आएगा ना किसका रेडियस निकला है, समझ रहे हो। इन दोनों का आधा तो ये हो जाएगा, आया ना। इसलिए देखो डेफिनेशन में सेम मॉलिक्यूल सेम एटम ऐसा कुछ लिखा है, देखो लास्ट में सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, समझ गए। इसलिए मैंने H2 का एग्जांपल लेके आप लोगों को बताया। अदिति समझ में आ रहा है, समझ गए ना। तो ये रेडियस ना थोड़ा छोटा होगा। अगर आप एटम का फुल रेडियस निकालोगे तो वो तो पूरा स्फीयर है, बट ये थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है ना, थोड़ा सा गैप है ना, वो ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है। तो कोवेलेंट रेडियस आपके एटॉमिक रेडियस से थोड़ा सा छोटा होता है। कोवेलेंट रेडियस आपके एटॉमिक रेडियस से थोड़ा सा छोटा होता है। समझ में आ रहा है कोवेलेंट रेडियस एवरीवन? ठीक है, तो नीचे लिखो
For example, the internuclear distance between, for example, the internuclear distance between two hydrogen atoms in H2 molecule. For example, the internuclear distance between two hydrogen atoms in H2 molecule is 74 picometer. So, hence the पिकोमीटर में लास्ट क्लास में पढ़े थे ना 10⁻⁻12 मीटर्स. रेडियस इतने छोटे होते हैं कि अपन उसको पिकोमीटर में बताएंगे, मीटर में बताने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है. तो hence the covalent radius of hydrogen is कितना आएगा जल्दी बताओ. आधा करोगे ना. पूरा एग्जांपल पढ़ो ना. क्या लिखे हो? If the internuclear distance between two hydrogen atom is 74, तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है? 74 pm. आएगा 37. 74 का आधा कितना हो जाएगा? 37 p. क्लियर है एवरीवन? आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो 10⁻⁻10 में कन्वर्ट कर लेना तो 0.37 हो जाएगा. बरोबर है. ठीक है. ऐसी क्लोरीन थोड़ा बड़ा एटम है ना, हाइड्रोजन छोटा था, क्लोरीन बड़ा एटम है, तो क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस होगा, दोनों क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा 198 पिकोमीटर. तो उसका आधा कर लोगे तो क्लोरीन का रेडियस आ जाएगा. है ना क्लियर? ठीक है. तो देखिए इसका भी आप पिकोमीटर ही होगा ना. हाँ पिकोमीटर 198 पिकोमीटर बड़ा है ना, पर 198 है, ये 74 था. अंधों में काना राजा बोलो, है सभी छोटे बट क्लोरीन उससे बड़ा है सभी अंधे ना हमारे लिए. तो हम ना क्लोरीन का एक एटम देख सकते हैं ना हम हाइड्रोजन का एक एटम देख सकते हैं, बट उनमें तो वो बड़ा है. तो बस एक डायग्राम ये हाइड्रोजन वाला बना लेना, एक ऐसे ही स्फीयर वाला, और ये दोनों का डिस्टेंस को आप लोग 74 पिकोमीटर लिख दो. हाइड्रोजन एटम ठीक है. H2 मॉलिक्यूल आपका कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है. हो गया. अगला थर्ड टाइप का रेडियस देखना, वॉन डर वाल्स रेडियस. VANDERWALS. वॉन डर वाल्स रेडियस. ये सुना नाम कभी वॉन डर वाल का? कहाँ सुने हो नाम? वॉन डर वाल एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. वॉन डर वाल क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. नॉट एग्जैक्टली. जो एक मॉलिक्यूल को ना दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करके रखता है. जैसे आप मान के चलो ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है Cl2. अकेला एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे. तो ये एक और मॉलिक्यूल है क्लोरीन. ऐसे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड होते हैं ना. हम बोलते हैं ना गैस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है पर वीक होता है, लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्स होता है बट वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और सॉलिड में वो अट्रैक्टिव फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. समझ रहे? तो ये जो फोर्स है ना इन दोनों के बीच में, ये है वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत वीक है. वॉन डर वाल फोर्स आपका वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर में. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ है ना. अब इसका रेडियस लिखते हैं फिर अपन समझेंगे कि इसके रेडियस कैसे निकालेंगे. ठीक है चलो लिखो.
It is defined as one half the distance between. It is defined as one half the distance between the nuclei of two identical the nuclei of two identical non-bonded. देखो एक एक वर्ड का मीनिंग समझो ना. ये दोनों क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है. ये दोनों क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है. बट ये क्लोरीन और ये क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग नहीं है. तो इन्हीं के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ना हम वॉन बॉन्ड बोलते हैं, जो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में. समझ रहे हो? बॉन्डिंग है तो वो तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच ही रहे हैं, राइट. मतलब अट्रैक्शन फोर्स है पहले से ही, उसको अपन कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे. बट अगर नॉन बॉन्डिंग एटम्स के बीच में अगर बॉन्डिंग है, उसको अपन वॉन बॉन्ड बोलेंगे. ठीक है. उसके अलावा और भी अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, अपन इस चैप्टर के एंड तक पढ़ेंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक होता है जो नॉन बॉन्डिंग वाला बॉन्ड है. ठीक है. इट इज डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल. देखो दोनों क्लोरीन है ना. नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स. नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स. नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स और टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम्स or two adjacent identical atoms or two adjacent identical atoms belonging to two neighboring molecules belonging to two neighboring molecules belonging to two neighboring molecules of an element. Neighboring molecule of an element. तो यहाँ हमने दो चीज लिखी है. एक दो नेबरिंग मॉलिक्यूल है, और हीलियम का नाम सुना ना आपने, हीलियम गैस, नियॉन गैस. इनका तो एक एटम ही इनका मॉलिक्यूल होता है ना. He2 नहीं होता कभी भी. H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, बट He2 नहीं होता, Na2 नहीं होता. तो एक He का एटम दूसरे He एटम के साथ भी अट्रैक्टेड होगा वॉन डेर वाल्स फोर्स. अब एक बार पूरा रीड करना ध्यान से, एक एक वर्ड को पढ़ो और ये दोनों एग्जांपल को देखते रहो. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. ठीक है. इट इज द हाफ ऑफ द. अब यहाँ ध्यान देना अगर नहीं समझना है. ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का आधा. तो आपको लगेगा सर ये तो इतनी स्पेस भी तो ले रहा है ना, जो एटम की नहीं है ना. तो इसलिए वॉन डेर वाल्स रेडियस बड़ा होता है आपके एटॉमिक रेडियस. कोवेलेंट रेडियस थोड़ा छोटा था ना, वॉन डेर वाल्स रेडियस बड़ा होता है. समझ रहे हो क्या? पक्का? तो ऐसा बनाना, ये भी बनाना, ये एग्जांपल, ये भी एग्जांपल कि अपन दोनों लिखे हैं. अपन एटम्स भी लिखे हैं और नेबरिंग मॉलिक्यूल्स भी लिखे हैं. आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ रही है? पक्का? हाँ 100%. तनीश, तो ये दोनों बनाना. और वो सेकंड में H2 है ना? नहीं, He2 है. He है एक्चुअली. हाँ, हीलियम का एक एटम हीलियम का एटम ही रहेगा, कोई मॉलिक्यूल है उसका. He2 कभी नहीं बनता. नोबल गैसेस है ना वो पहले से ही स्टेबल है, उनको जरूरत नहीं है एक और एटम की. Cl को जरूरत है एक और एटम की, हाइड्रोजन को जरूरत है एक और एटम की. समझ गए आप लोग? There are some atoms which can exist independently. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. ये सबका अकेला अकेला एटम एग्जिस्ट कर सकता है. क्लियर है क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी लिख लेना, 360 पिकोमीटर है. क्लोरीन मॉलिक्यूल जो ऊपर बनाया ना 360, तो उसका वॉन डेर वाल्स रेडियस क्या होगा? आधा. समझ गए?
ओके नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल आप लोग जो लिखते हो उसको लिख लो बस. द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ the distance between nucleus of two chlorine atoms of two different chlorine molecules is 360 picometer. Therefore, the van der Waals radius will be 180 picometer. Therefore, the van der Waals radius will be 180 picometer. ठीक है. चलो लास्ट टाइप का रेडियस कितना, मेटालिक रेडियस. ठीक है, मेटालिक रेडियस. अब इसका समझना मेटालिक रेडियस क्या होता है. ये एक मेटल का ब्लॉक है, लेट्स से सोडियम एटम. तो सोडियम के यहाँ बहुत सारे एटम होंगे ना, एक ब्लॉक है तो एक एटम थोड़ी ना होगा, हजारों लाखों करोड़ों से भी ज्यादा एटम होंगे यहाँ पे सोडियम में. मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना. अब वो सब एटम कैसे होते हैं, एक दूसरे टाइटली पैक्ड होते हैं कि नहीं होते ना. पर सॉलिड्स एटम्स आर टाइटली पैक्ड. पर मेटल की खास बात है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके रखता है अपने स्ट्रक्चर में, बाहर नहीं आता. पर जब वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ना. ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ना यहीं पे बाहर निकलते रहते हैं. हर सोडियम एटम, ध्यान देना, हर सोडियम एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके रहता है अपने स्ट्रक्चर में, लाइक दिस. एक्चुअली ये जो गोला गोला जो बना है ना, ये सोडियम एटम नहीं है, क्या है, सोडियम आयन. क्या है, सोडियम आयन. और यहाँ पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे. इसको अपन कहते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. समंदर है तो समंदर बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो आयंस को आपस में बाइंडेड रखते हैं. वरना एक सोडियम का आयन दूसरे सोडियम के आयन को तो रिपेल करता है, नहीं करता. बहुत सारे सोडियम के आयन है तो वो दूसरे को रिपेल नहीं करते, क्या करते ना. पर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो वो उन दोनों सोडियम आयन को पास रखेगा. तो एक्चुअली में कैसा होता है, ये एक सोडियम आयन, एक दूसरा सोडियम आयन, बीच में इलेक्ट्रॉन को दोनों ने अट्रैक्ट किए हुए. अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और आधा मेटालिक रेडियस. ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा ना एटॉमिक रेडियस से. क्या आप बीच का कुछ डिस्टेंस ले रहे हो ना इलेक्ट्रॉन जहाँ पे. तो अब अपन जो तीनों पढ़े, कोवेलेंट, मेटालिक और वॉन डेर वाल, इसमें सबसे बड़ा रेडियस है वॉन डेर वाल, फिर है मेटालिक और सबसे छोटा है कोवेलेंट. समझ गए क्या. चलो उसको लिख लेते हैं. देखो मेटालिक रेडियस लिख लिया ना. देखो इसमें according to electron C model, according to electron C बोले तो समंदर, इसको मेटल का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं. according to electron C model, a metal crystal consists of पॉजिटिव कर्नल्स. इनको कर्नल्स बोलते हैं, आयंस को क्या बोलते हैं, कर्नल. KERNELS, पॉजिटिव कर्नल्स. KERNELS, पॉजिटिव कर्नल्स. और मेटल आयन arranged in a definite pattern
arranged in a definite pattern in a sea of mobile free electrons, बैलेंस इलेक्ट्रॉन. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स तो मूव होते रहेंगे, मोबाइल मतलब मूविंग, मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. समझ में आ रहा है जो लिख रहे हो आप लोग उसका. does each kernel is simultaneously attracted by a does each kernel is simultaneously attracted by a number of mobile electrons and each mobile electron is attracted by a number of metal atoms. समझ रहे हो? एक मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन ने मेटल आयन को, फिर मेटल आयन ने इलेक्ट्रॉन को, इसी को मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. ये मेटल्स नहीं होगी है ना, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स नहीं होगा. समझ रहे हो? डेफिनेशन लिखना अपन मेटालिक रेडियस का डेफिनेशन नहीं लिखे ना अभी तक. ये तो जो पूरा लिखवा है ये क्या है, मेटालिक बॉन्ड. आप लोग नई टाइप की बॉन्ड पढ़े ना कि मेटल के अंदर भी बॉन्ड होती है, मेटालिक बॉन्ड. ये समझ में आया सबको? पक्का बताओ. देखो डेफिनेशन, मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज, अगले पैराग्राफ में, metallic radius is defined as one half the internuclear distance between the two adjacent metal ions in the metallic crystal. Between two adjacent metal ions in the metallic crystal. समझ गए? एक नोट करके लिख लो, तीनों का रिलेशन लिख लेते हैं. मेटालिक एटॉमिक मेटालिक कोवेलेंट एंड वॉन डेर वाल्स. तो नोट करके लिखना. वॉन डेर वाल्स रेडियस ग्रेटर देन का साइन मारो ऐसा वाला. मुंह जो है वो वॉन डेर वाल्स रेडियस की तरफ खुला होना चाहिए. मेटालिक रेडियस फिर कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट हाँ खैर आयनिक एटम से ही बनता है, इसलिए आयनिक रेडियस को मैं इस कैटेगरी में नहीं डाल रहा हूँ. आयनिक तो छोटा ही होता है ना एटम से. ठीक है. तीन ही मेन रेडियस है. ठीक है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना. अपन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़े थे ना फर्स्ट सेकंड चैप्टर में. स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगला हेडिंग डाल लो. वेरिएशन ऑफ ionic size among isoelectronic species. ये भी एक अच्छा पॉइंट है. ठीक है. क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ ionic size among isoelectronic species.
ये मुझे आप लोग सोच के बताना, ठीक है। मैं आप लोग को ना कुछ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का नाम दे रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना कि सर इसका रेडियस कैसे होगा भाई, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक समझ गए ना, द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो मैं देता हूँ आप लोग को N3 नेगेटिव, पहले देख लो पूरा फिर बाद में लिखना, ठीक है। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, S नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी के पास, इन तीनों ने 3 2 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा किया है, सॉरी हाँ गेन करके किया है, और बाकी इन तीनों ने 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके किया है अपने आप को 10। वरना सोडियम में तो 11 होते हैं ना, मैग्नीशियम में 12 होते हैं, एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, बट इन्होंने लूज करके 10 किए, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ने गेन करके 10 किए। है क्लियर? सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, एग्री करते हो? अब इनका साइज कैसा, सब सोचो एक बार, 2 मिनट टाइम लो। अपन लास्ट क्लास में वो न्यूक्लियर चार्ज वगैरह सब कंसेप्ट पढ़े हैं ना। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, इसमें 12 है और इसमें 13 है। अब आप लोग खुद बताओ मुझे सबसे छोटा कौन सा होगा। तो खींचने वाला कंसेप्ट याद है, मैं इन तीनों को खींच रहा था, पहले मैं 2 को खींच रहा था। अब देखो ना कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, सोचो तो थोड़ा सा, मतलब ज्यादा जोर नहीं लगाना है, एकदम बेसिक है। वहां पे 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खिंचाने वाले 2 ही लोग हैं, पर अब खींचने वाले बढ़ते जा रहे हैं, तो ज्यादा खिंचाएगा ना। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, एल्यूमिनियम। समझ गए? तो सब अरेंज कर दे सबको ऑर्डर। तो ऐसा लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following isoelectronic species arrange the following isoelectronic species according to their according to their radius. According to their radius. ठीक है, लिख लो सारे नाम, पहले सबको सिंबल लिख लो, फिर इसका आंसर लिख लेना, ठीक है। ठीक है, आंसर लिख लो। अरेंज किया ऐसे, मतलब किसके तरफ खुला है, N3 नेगेटिव की तरफ मुंह खोलेगा ना, फिर आपका F सॉरी O2 नेगेटिव उसकी तरफ मुंह खोलेगा, F नेगेटिव, एंड फिर आप जाएंगे Al3 पॉजिटिव, ठीक है। इसका रीजन लिख लो नीचे, रीजन लिखना नीचे। Within a series of isoelectronic species, within a series of isoelectronic species, as the nuclear charge increases, as the nuclear charge increases, as the nuclear charge increases, force of attraction increases. As the nuclear charge increases, force of attraction, इसके बीच में न्यूक्लियस और
इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बढ़ेगा, इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट रेडियस डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट रेडियस डिक्रीजेस। क्लियर है? हाँ, तो ये आपका पूरा साइज के बारे में बात होगी, ठीक है, एटॉमिक साइज। कल जो प्रॉपर्टी लिखे थे सबसे पहले उसमें ऐसा रोमन लेटर दिए थे क्या? देखो तो पीछे नंबर क्या दिया उसमें, मैं तो यही दिया था मेरे को याद, नॉर्मल वाला बन दियो, ओके, जैसा भी दियो अब उसके आगे का नंबरिंग करेंगे ना, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी यही डालना, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आई या आईपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, और एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है, ठीक है। एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एनर्जी। सब हेडिंग डालिए। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल ना एक एनर्जी होता है जो आपको मेटल को देना होता है ताकि आप उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। सुन रहे हो? सारे इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस खींच के रखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर नहीं आ पाएगा, कैसे बाहर आएगा? एनर्जी देना पड़ेगा। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो एनर्जी कौन दे रहा था? लाइट। बट वो लाइट की एनर्जी कम से कम आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होनी चाहिए। हर एटम का आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग होता है। जैसे मेरी ताकत अलग होगी ना, मैंने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कस के पकड़ा होगा, अक्षत ने इलेक्ट्रॉन को कम कस के पकड़ा होगा, कश्यपी ने एकदम लूज रखा होगा, समझ रहे हो? तो इसके में कम एनर्जी दूंगा ना तो इलेक्ट्रॉन पार्ट से बाहर आ जाएगा, अक्षत के में थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, बट मैंने तो बहुत टाइट पकड़ के रखा है, आपको मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। समझ रहे हो मेरी बात? सेम मेटल के साथ होता है, नेचर वाइज मेटल अलग अलग सबकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, मेटल टू मेटल सबकी आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग अलग होती है, और जितनी ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है इसका मतलब उतना ही मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना। समझ रहे हो? इसको 10 जूल लगी होगी, इसको 20 जूल लगेगी, मेरे को 50 जूल देना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। समझ रहे हैं? ऐसा करके सारे मेटल कैटायन बनते हैं, अभी तो कैटायन बनेंगे ना, है तो ना कैटायन। आप लोग रिलेट करो सारी चीजों को कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ी कम होती है, आसानी से आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। और वही जब मैं नॉन मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल दूंगा, नॉन मेटल नहीं देगा अपना इलेक्ट्रॉन। मान लो राशि नॉन मेटल है, मैं राशि में इतनी ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं, आप सब मिलकर राशि को एनर्जी दे रहे हो, बट राशि इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाली। इतनी ज्यादा एनर्जी है राशि के अंदर, मतलब पोटेंशियल, मतलब वो नॉन मेटल है ना, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगी। तभी तो अपन बोलते हैं नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। गेन करता है क्योंकि वो लूज नहीं करता, और मेटल लूज करते हैं इसलिए वो आसानी से लूज कर देते हैं, इसलिए उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, जीरो नहीं होती है, कम होती है। समझ रहे हैं? तो उनकी बहुत ज्यादा होगी, थाउजेंड्स में होगी उनके पोटेंशियल। अब जब मैं बोल रहा हूँ एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो जूल, किलो जूल, ऐसा एनर्जी का अपन यूनिट यहाँ पे यूज करेंगे। समझ गए क्या सब? चलो डेफिनेशन लिखते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो। देखो उससे ज्यादा एनर्जी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे 50 चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, आप 60 दे दो, निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, पर 40 में नहीं दूंगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एक मिनिमम एनर्जी एक्चुअली, कि आपको इतनी तो देनी ही पड़ेगी, अगर आप इससे कम दिए तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आए। तो इसलिए डेफिनेशन स्टार्ट कैसे करेंगे अपन? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये चाहिए अपन को, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bound electron, the most loosely bound electron
from an isolated gaseous atom. From an isolated gaseous atom. So as to convert it into a gaseous cation. ठीक है। और मैं अब आखिरी में इस कॉल्ड नहीं लिख पा रहा क्योंकि अपन स्टार्ट डेफिनेशन इट इज से किए ना, वो चलेगा। अगर आप डेफिनेशन स्टार्ट किए होते तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तब लास्ट में अपन इस कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल से ऐड करेंगे, बट यहीं पे अपन एंड करेंगे डेफिनेशन। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय लिखना, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा बनाना, एक डेल्टा मतलब चेंज होता है। ठीक है। ये आई लिखना, एक आई मतलब आयनाइजेशन ही ना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ हो या इलेक्ट्रॉन गेन हुआ हो, आयनाइजेशन ही कहलाता है। ठीक है। एच बोले तो एंथैल्पी का सिंबल होता है। हम जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे ना तो हम एच फिर से पढ़ेंगे, वहां पर अपन एंथैल्पी बोलेंगे। तो यहाँ पे आप एंथैल्पी मतलब एनर्जी ऐसा मान के चलो। ठीक है। पोटेंशियल भी एनर्जी। ठीक है। हाँ, इसको उससे रिलेट कर सकते हैं ना, इसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाँ कर लेंगे। मैं तो बीच में बोला ना नाम कि जो लाइट आके मेटल के ऊपर पड़ती है ना, ये रहा आपका मेटल सरफेस, जो लाइट आके मेटल के ऊपर पड़ती है ना, उस मेटल का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा उतना ये एनर्जी देना चाहिए उसको, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा, जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते थे, वर्क फंक्शन बोलते थे। याद आ रहा है? बस वही है एग्जैक्टली। वो उससे रिलेट कर पा रहे ना तो मतलब ये कड़ी जुड़ गई, सर्कल कंप्लीट हो गया पूरा। क्योंकि वहां भी वही चीज बोलता ना, वहां का मेटल अलग थोड़ी ना था और यहाँ का मेटल अलग थोड़ी ना था, दोनों के मेटल्स ही हैं, दोनों के एटम्स ही हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज ही करके कैटायन बनेंगे। वहां भी वो वही काम कर रहा था। ठीक है। हाँ बस वहां पे ना अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और वही दौड़ेगा और करंट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ हम उस आयन की बात कर रहे हैं, कैटायन। बस यही फर्क है। यूनिट लिखना नीचे, द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या क्या हो सकती है, लिखो। जूल पर मोल, जूल पर मोल और किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है आप लोग? ये अपन वही यूज करते थे जहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये सारे आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट्स हो सकती है। ना क्लियर है ना? एक कंसेप्ट और देखते हैं फिर एंड करते हैं क्लास। एक जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, अपन एटम लिखे ना, किलो जूल पर एटम, सॉरी पर मोल या जूल पर मोल, ऐसा क्यों लिखे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। मान लो ये मैग्नीशियम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो ये एनर्जी लेगा ना। क्या एनर्जी लेगा? डेल आई एच। समझ रहे हो इक्वेशन सर? जब आपने डेल आई एच दे दिया उसको, तो आराम से आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। समझ रहे हैं? है ना? +2 इलेक्ट्रॉन बाहर। अगर मैं पूरे इक्वेशन को मोल की रेस्पेक्ट में बात करूं कि ये 1 मोल मैग्नीशियम एटम है, ये तो एनर्जी भी 1 मोल के लिए देना पड़ेगा ना। देखो एक एटम को आप अगर 10 जूल दे रहे हो तो 1 मोल एटम को आपको 10 × एवोगाड्रोस नंबर एनर्जी देनी पड़ेगी। मानते हो कि नहीं? तो ये मोल के रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक रिएक्शन में अपन बोल सकते हैं ना कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज गेनिंग 1 मतलब इतना किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन। बोल सकते हैं ऐसा? अगर आप एक एटम बोलोगे तो उसको जूल पर एटम बोल देना यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे? पर जूल पर मोल का मतलब समझ गए ना, वहां 1 मोल को निकालने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी पर मोल। यू हैव टू गिव, मान लो किसी की एनर्जी 40 किलो जूल पर मोल है आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसका क्या मतलब हुआ कि उस एटम का 1 मोल को इतनी एनर्जी दोगे तब जाके उसके पूरे 1 मोल आयन में कन्वर्ट हो जाएगा।
Am I clear? ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरा, मान लो पहले मैग्नीशियम ने ना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो अभी वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी लेगा, डेल आई एच वन लिख देता हूँ, डेल आई एच वन, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अभी एक ही आया है ना। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन Mg से बाहर नहीं आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन Mg पॉजिटिव से बाहर आएगा, आया ना। पहले मैंने कश्यपी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब कश्यपी 1 पॉजिटिव बन गई ना। अब जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो कश्यपी बनेगी, अब तो मैं 1 पॉजिटिव हूँ, अब तो आप लेके दिखा दो सर इलेक्ट्रॉन कि अब मैं भी पकड़ के रखूंगी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी जितना मैंने पहली बार में छोड़ दिया था सर, आप इस भूखे में मत रहना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला इलेक्ट्रॉन मैंने जल्दी से खींच लिया था कश्यपी से, बट अब कश्यपी से लेने जाऊंगा ना दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो कश्यपी बन चुकी है पॉजिटिव। अब इसको मुझे जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उसको मैं H2 बोल देता हूँ, तब जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, पर ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी। मान रहे हो? इसको कहते हैं अपन सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको मत लिखो, मैं लिखूंगा नेक्स्ट क्लास। इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। एल्यूमिनियम में मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं डेल आई एच वन दूंगा, दूसरा निकालने के लिए डेल आई एच टू दूंगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं डेल आई एच थ्री दूंगा। और डेल आई एच थ्री निकालने का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मैं कैटायन से निकाल रहा हूँ, पहले मैं एटम से निकाल रहा था, अब मैं कैटायन से निकाल रहा हूँ। तो डेल आई एच टू इज ग्रेटर देन डेल आई एच वन। समझ गए ना? अलग यही बस आखिरी कंसेप्ट था। आपके अपन नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट को लिख के फिर इसका वेरिएशन देखेंगे पीरियड और ग्रुप में क्या होता है। अपन एटॉमिक रेडियस का देखे थे ना, याद है किसी को एटॉमिक रेडियस का? इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रुप और पीरियड में क्या होगा। ठीक है, ओके है? कोई दिक्कत आज की क्लास में? चलो, थैंक यू सो मच।